स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में और शुरू करते हैं आज का किस्सा। गौरव ग्राउंड पर पड़ा अपने शायद आखिरी सांस गिन रहा था। भीड़ उसके आसपास जमा थी। हालांकि सर्दियों के दिन थे, लेकिन उसका जो शरीर था वो पसीने से तरबतर हुआ हुआ था। एम्बुलेंस को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया गया था, शायद रास्ते में होगी। लेकिन क्या गौरव जिंदगी की जंग जीत पाएगा? क्या एम्बुलेंस समय रहते वहां पर पहुंच जाएगी? अब आप सोच रहे होंगे कि एम्बुलेंस का इंतज़ार ही क्यों किया जा रहा था? अगर कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी थी तो गौरव को उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाया जाता। लेकिन गौरव तो किसी से उठाए नहीं उठ रहा था, जैसे कि एक बहुत बड़ी चट्टान ग्राउंड के बीचों बीच पड़ी हो। शाम का समय हो चला था, लगभग लगभग अंधेरा हो चला था और सर्दियों की वजह से जो धुंध है वो अब उस ग्राउंड में छानी शुरू हो गई थी। लेकिन कुछ ही देर में भीड़ को चीरता हुआ एक इंसान आता है। एक बुजुर्ग सा इंसान। वो देखता है गौरव को, गौरव के पास जाता है, गौरव के सर पर हाथ फेरने लग पड़ता है। लोग देखकर हैरान थे, खास तौर पर गौरव के घर वाले और गौरव के दोस्त। क्योंकि ये जो इंसान था, इन्होंने जिंदगी में कभी इस इंसान को देखा ही नहीं था। पहली बार ये देख रहे थे और ये गौरव को इस तरीके से सहला रहा था कि जैसे उसका बच्चा ही हो। वो धीरे से गौरव के कान के पास जाके कहता है कि बेटा बस, अब तू चले जा, तेरे जाने का वक्त हो गया। ये जो शब्द थे ना, मानो जैसे गौरव के कानों के जरिए उसकी रूह में करंट की भांति दौड़ते हैं। कुछ ही समय पहले जो गौरव, जैसे मैंने कहा कि वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, ना जाने कैसे उसमें एक फुर्ती सी आती है और वो अचानक से उठता है और आसपास देखकर हैरान होता है कि क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। आप सब ऐसे टोला बनाकर मुझे क्यों देख रहे हैं? क्या हुआ? और इतनी ठंड लग रही है मुझे, हम ये ग्राउंड में क्या कर रहे हैं? जैसे कि उसको ये बात का पता ही ना हो कि वो इस ग्राउंड में कैसे आया। अब ये सबके लिए सवालिया निशान बन चुका था कि जो गौरव कुछ समय पहले लगभग लगभग अपनी जिंदगी की जंग हार चुका था, वो एक इंसान के सिर्फ 2 शब्दों से कैसे दोबारा उसका जीवन आ गया। किस्सा जो है थोड़े दिन पहले का है, यानी कि ये जो वाक़या हुआ उससे कुछ दिन पहले का है। हालाँकि ये जो सारा घटनाक्रम है ये तकरीबन 1993 के आसपास का है, 1993 का। अजय और गौरव जो काफ़ी अच्छे दोस्त हैं आज भी, शायद यहाँ पर है की जगह मैं थे यूज़ करता अगर उस दिन वो बुज़ुर्ग आदमी उस ग्राउंड में ना आता। क्योंकि अगर वो ना आता तो वो निश्चित तौर पर गौरव का आखिरी दिन होता और शायद अजय ये जो कहानी है, ये जो किस्सा है, किसी और वे में सुना रहे होते। अजय और गौरव दोनों की उम्र तकरीबन 17 साल के आसपास। अपने कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं, साथ के साथ ही इनको क्रिकेट खेलने का काफ़ी शौक है। हफ्ते में 2 बार तो ये क्रिकेट खेलते ही खेलते हैं। अब जो ये क्रिकेट का ग्राउंड है, एक कॉमन ग्राउंड है जहाँ पर इनकी एक टीम है। टीम में तकरीबन जितने 10-12 जाने होते हैं, हाफ हाफ डिवाइड करके ये तकरीबन हफ्ते में, जैसे मैंने कहा कि 2 बार ये क्रिकेट खेलते थे अपने शहर की ग्राउंड पर। अब कई लोग कहते हैं कि भैया आप शहर का नाम नहीं बताते, जगह का नाम नहीं बताते क्योंकि फ्लो में एक तो होता है, या दूसरी ये बात होती है कि जो वाक़या हो रहा है, जैसे कि ये जो वाक़या हो रहा है ग्राउंड के आसपास का हो रहा है, तो वो मेरे हिसाब से बताना ज़रूरी होता है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि शहर का या राज्य का नाम बताना ज़रूरी है, तो ये जो किस्सा है ये मध्य प्रदेश का है किस्सा। मध्य प्रदेश के इटावा का किस्सा है। अब जो क्रिकेट ग्राउंड तकरीबन रोज़ाना खेल-कूद के लिए यूज़ होती थी, नामी क्रिकेट ग्राउंड है। आज अजय और गौरव और उसके साथी उस क्रिकेट ग्राउंड में खेल नहीं पा रहे थे। उसका एक कारण था, कोई रैली होनी थी पॉलिटिकल, जिसकी वजह से उस क्रिकेट ग्राउंड को कवर कर लिया गया था, उसको ऑक्यूपाई कर लिया गया था, वहाँ पर टेंट लग रहे थे, कुर्सियाँ लग रही थी। गौरव और अजय को खेलने की बहुत चुल थी। वो बिना खेले तो जब मैंने कि उन्होंने बैट बल्ला पकड़ लिया, बॉल पकड़ ली, तो फिर वो
बिना खेले तो घर वापस जाने वाले थे नहीं। अब ये कहते हैं कि भाई हमने खेलना है, ऐसा करे गली में खेले। उसको लेकर जो बाकी लड़के थे वो एक मत नहीं थे कि नहीं भाई गली में खेलने का क्या फायदा, लेदर की बॉल से गली में खेलेंगे क्या, एक बार नाली में गिरी तो गीली हो जाएगी, मजा खत्म, बॉल भी खराब। अब ये करते करते अचानक से अजय ने कहा कि यार वो ग्राउंड एक है तो सही कुछ दूरी पर, थोड़ा सा छोटा तो है लेकिन एडजस्ट कर लेंगे यार एक दो दिन। जैसे ही उस ग्राउंड के बारे में बात हुई तो कुछ लड़के अब फिर एक मत नहीं थे, क्योंकि वो कह रहे थे कि भाई हम वहां पर नहीं खेलेंगे, वहां पर झाड़ियां वगैरह काफी हैं, पेड़ है, मतलब बॉल गुम हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। दिन के समय में तो ठीक है, शाम के समय में जो है वो बॉल ना मिली तो फिर भाई जिसकी बॉल थी वो भी करेगा, यानी उन लड़कों में से एक था। काफ़ी ज़्यादा बहसबाजी होने के कारण कुछ थोड़ा सा टाइम भी हो गया, लेकिन आखिर में ये सलाह बनी कि हाँ हम वहाँ पे खेलेंगे। कुछ लड़के इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं थे, वो घर चले गए। अब रहता कर ये कुछ 6-7 जाने बचे। खैर इन्होंने खेलना शुरू कर दिया, और अब जैसे-जैसे वक़्त बीतता जा रहा था, शाम होती जा रही थी, वैसे-वैसे बॉल अगर कहीं किसी झाड़ी में जाती, उसको ढूँढना उतना ही मुश्किल होता। अब आता है वो समय जहाँ पर एक शॉट लगती है और जो बॉल है वो जो घने पेड़ हैं वहाँ पर जाती है, और गौरव को ये टास्क दिया जाता है कि भई आप बॉल ढूँढ कर लाइए। अजय, उसके कुछ जो साथी थे बचे-कुचे, वो आपस में बातें कर रहे थे, और वो गौरव जो है वो बॉल लेने के लिए चला जाता है अकेला ही। उसको लग रहा था कि शायद बॉल जल्दी मिल जाएगी, इसलिए किसी को उसने कहा नहीं कि भई मुझे असिस्ट करो साथ में। अब जो अजय और उसके जो दोस्त हैं वो आपस में बातें कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद ये इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि भई अभी तक गौरव आया नहीं, बॉल मिली नहीं शायद। गौरव को ये आवाज़ लगाते हैं, लेकिन गौरव किसी भी तरीके का कोई रिस्पॉन्स करता नहीं है। यहाँ तक कि उन बड़ी-बड़ी झाड़ियों की वजह से गौरव उनको दिखाई भी नहीं दे रहा था। अब ये गौरव गौरव को आवाज़ लगाते हुए उस तरफ जा रहे थे जहाँ पर बॉल थी। अजय क्या देखता है कि गौरव एक और टकटकी लगा के देखे जा रहा है ऊपर की ओर, एक पेड़ की ओर। अजय को काफ़ी अजीब लगती है ये बात कि गौरव उस पेड़ पर क्या देख रहा है। ये कुछ दूरी से गौरव को आवाज़ लगाते हैं कि भाई क्या देख रहा है वहाँ पे? अरे बोल पेड़ पे है क्या? कुछ दोस्त हँस रहे थे बात सुन के जो पीछे खड़े थे। लेकिन गौरव की तरफ से किसी भी तरीके का कोई भी रिस्पॉन्स ना आता देखकर अजय अब धीरे-धीरे उसकी ओर बढ़ता है। जैसे ही वो उसकी ओर बढ़ता जा रहा था, वो वैसे-वैसे उसको कहता जा रहा था, बोलता जा रहा था कि भाई क्या हो गया? क्या देखे जा रहा है? लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स, जैसे मैंने कहा, गौरव की तरफ से नहीं आ रहा था। अब अजय गौरव के पास पहुँचता है, गौरव को पकड़ता है, उसके कंधे पर उसको थपथपाता है, लेकिन ये महसूस करता है अजय कि जैसे मानो वो किसी इंसान को नहीं थपथपा रहा, उसके कंधे को नहीं थपथपा रहा, जैसे किसी पत्थर को थपथपा रहा है, इतना सख्त। कुछ हैरान तो होता है अजय, लेकिन अब वो उसके दोनों कंधे को पकड़कर हिलाता है। जैसे ही वो उसको हिलाता है, अचानक से गौरव अपनी सेंसेस में आता है और अजय कहता है कि क्या हो गया? क्या पागलपन करे जा रहा है? तो गौरव कहता है यार मैं तो अपनी बॉल माँग रहा था, वो बॉल नहीं दे रहा। ये कहता है कि अजय कहता है कि कौन-सी बॉल? किसके बारे में कह रहा है? कौन बॉल नहीं दे रहा? तो इशारा करता है गौरव कि वो देखो, वो जो आदमी खड़ा हुआ है उस पेड़ पर, उसके हाथ में बॉल है। मेरी तरफ देखकर वो मुस्कुरा रहा है। मैं उससे काफ़ी देर से यही कह रहा हूँ कि भैया बॉल दे दो, लेकिन वो बॉल दे ही नहीं रहा। अजय देखता है उस पेड़ की ओर और देखकर ऊँची-ऊँची हँसने लग पड़ता है। अब जब वो ऊँची-ऊँची हँसता है तो उसके बाकी साथी भी आ जाते हैं और पूछते हैं क्या हुआ? तो कहता है यार देख यार, शाम का समय है, यहाँ पर हम क्रिकेट खेल रहे हैं, ये हॉरर-हॉरर कर रहा है। ये हॉरर-हॉरर कर रहा है। अब बात होती है कि क्या हो गया? तो फिर अजय कहता है कि ये कह रहा है उस पेड़ पर एक आदमी खड़ा है जिसके हाथ में एक बॉल है। वो कह रहा है कि मुझे बॉल दे ही नहीं रहा। छोड़ो पेड़ पर कैसे बॉल आ गई? पेड़ पर आदमी कहता है तुम्हें नज़र आ रहा है? बताओ तुम्हें नज़र आ रहा है? किसी को भी किसी को भी वो नज़र नहीं आ रहा था सिवाय गौरव के। लेकिन जो ये सभी हँस रहे थे ना, अचानक एकाएक उनकी हँसी गायब हो जाती है। क्योंकि जो बॉल है उसको तो होना चाहिए था झाड़ियों में। मिले ना मिले वो बात की बात है।
लेकिन जैसे ही इस ये पेड़ की तरफ देखकर हंस रहे थे, अचानक से उस पेड़ के ऊपर से बोल गिरती है नीचे ज़मीन पर। जैसे ही वो बोल ज़मीन पर गिरती है, जो ये सभी हँस रहे थे, इन सब की तो सिट्टी-पिट्टी गुल हो जाती है। गौरव ऊँची सी आवाज़ में कहता है, "मैं कह रहा था ना, भैया के पास बोला, उन्होंने गिर दी नीचे।" अब क्या ये सभी गौरव की बात को सुनने वाले थे? ये जल्दी से भागते हैं। सभी के सभी भागते हैं सिवाय अजय के, क्योंकि गौरव वहीं पर खड़ा था और अजय उसको बिना लिए कैसे जा सकता था। अब वो उसको खींच रहा है कि भाग जल्दी से चल यार, पता नहीं यहाँ पर क्या दिक्कत है। लेकिन जो गौरव है, जैसे मानो कि उसके पाँव अब ज़मीन में गड़ चुके हैं और वो हिल नहीं रहा। अब वो पीछे अब वो पीछे से काफ़ी ऊँची आवाज़ लगाता है लड़कों को कि भई ये आ नहीं रहा, इसको साथ में लेकर चलो। कुछ लड़के जो ज़्यादा डर चुके थे वो तो साथ देने नहीं आते, लेकिन जो कुछ हिम्मती लड़के थे वो ज़रूर साथ में आते हैं। अब ये सभी गौरव को आगे की तरफ लेकर जा रहे थे। अब जब आगे की तरफ लेके जा रहे थे तो गौरव तो जैसे मानो किसी पत्थर को ही खींचा जा रहा है। जैसे-तैसे करके उसको पार्क के बाहर लेकर जाया जाता है। पार्क के बाहर जाते ही गौरव धड़ाम करके गिर जाता है। संजय गौरव की नब्ज़ चेक करता है। संजय वो लड़का था जिसने साथ दिया। गौरव की नब्ज़ चल नहीं रही थी। वो उसके नाक के पास हाथ लगाता है, साँस आ नहीं रही थी। ये देख के तो डर जाते हैं, बहुत डर जाते हैं। साथ ही एक पानी की टूटी थी, जल्दी से वो पानी भरते हैं, जल्दी से वो पानी थोड़ा-सा लेते हैं और गौरव को छींटे मारना शुरू करते हैं। लेकिन गौरव तो बिल्कुल भी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। अब एक साथ में जो उस टूटी के साथ में एक छोटा-सा लोटा पड़ा हुआ था, उसको पकड़कर गौरव को मारते। जैसे ही गौरव के ऊपर वो पानी गिरते हैं, तो गौरव अचानक से उठ जाता है। वो इनकी तरफ देखता है और कहता है कि, "क्या हो गया? मेरे पे यार इतनी सर्दी में पानी क्यों मारे जा रहे हो मुझ पर? बीमार करोगे क्या?" गौरव ऐसे बिहेव कर रहा था कि जैसे तो उसको कुछ पता ही नहीं उसके साथ क्या हुआ। वो जहाँ पर खड़ा था वहाँ से लेकर इस ग्राउंड के बाहर तक उसको लेकर आने में जितनी जद्दोजहद हुई, उसके बारे में गौरव को किसी भी चीज़ का कुछ पता नहीं था। अब जब ये बात दोनों जने सुनते हैं, अजय और संजय, तो ज़्यादा ये कुछ रिएक्ट नहीं करते और कहते हैं कि यार जल्दी चल घर में, कुछ ठीक नहीं है यहाँ पे। गौरव कहता है, "हाँ, चलो चलते हैं।" "भैया आप भी साथ में चलेंगे क्या?" एक और इशारा करके गौरव ये बात कहता है। जैसे ही ये बात सुनते हैं अजय और संजय, ये तो गौरव की तरफ आंखें फाड़-फाड़ के देख रहे थे कि ये किससे बात कर रहा है। लेकिन अभी ये समय इन बातों का नहीं था, क्योंकि रात गहरा चुकी थी और साथ के साथ ही वो धुंध। जो माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा डरावना बना रही थी। ये गौरव, अजय, संजय और जो बाकी साथी थे इस ग्राउंड में कभी भी खेलने नहीं आए। इस ग्राउंड में कभी भी खेलने के लिए नहीं आए थे। शायद आगे भी आने वाले नहीं थे, जो आज का इन्होंने मंज़र देखा। अब ये गौरव के साथ चल पड़ते हैं और अब जो गौरव है वो आराम से जा रहा था, कुछ ऐसी दिक्कत नहीं थी, बिल्कुल जैसे एक नॉर्मल पर्सन होता है। गौरव अपने घर चले जाता है, अजय अपने घर चले जाता है और संजय अपने घर चले जाता है। ये बात किसी के द्वारा अपने घर में नहीं बताई जाती। अब कुछ समय बीतता है, लगभग कुछ 10:30 बजे का टाइम होता है। अजय के घर का दरवाज़ा तेज़-तेज़ खटकता है। ऐसा जैसे कोई काफ़ी इमरजेंसी में दरवाज़ा खटखटा रहा है। अजय के पिता दरवाज़ा खोलते हैं। बाहर संजय खड़ा होता है और वो संजय कहता है कि जल्दी से अंकल अजय को बुलाइए। पूछते हैं पिता उनके कि बेटा क्या हुआ? सब खैरियत है? संजय कहता है कि अगर होता तो मैं इस समय नहीं आता अंकल, प्लीज़ आप अंकल अजय को बुलाइए। खैर, इससे पहले कि वो और कुछ पूछना चाहते, समय के तकाज़े को देखते हुए वो जल्दी से अजय को बुलाते हैं और अजय जल्दी-जल्दी भागा-भागा नीचे आता है कि क्या हुआ? सामने संजय खड़ा था। शायद अजय कुछ-कुछ महसूस कर रहा था कि कुछ गलत हुआ है। वो कहता है अजय को कि अजय, यार बहुत बड़ा काम हो गया। अब जब ये बात सुनता है अजय तो पूछता है कि क्या हो गया भाई? उसकी टकटकी अचानक एक जगह जाती है गौरव की तरफ कि गौरव को कुछ हो तो नहीं गया? वो कहता है कि गौरव के पापा आए थे यार मेरे घर, क्योंकि इनका घर पास-पास में था। थोड़ा-सा अजय का घर दूर था, लेकिन संजय और गौरव का घर पास में था। वो कह रहे थे कि यार वो कह रहे थे कि पता नहीं
इसको क्या हो गया, गौरव को आके देखो। और जब मैंने आके देखा तो अजय कहता है, तो कहता है यार तू चल के देख। हड़बड़ाहट में अजय और उसके पिता जाते हैं गौरव के घर, और जब वो देखते हैं तो गौरव को जंजीरों से बांधा हुआ था। उन जंजीरों से बांधे होने के बावजूद भी वो मानो ऐसे छूटने की कोशिश कर रहा था कि वो इन जंजीरों को भी तोड़ देगा। वो बस एक बात कह रहा था कि मुझे उस ग्राउंड में वापस जाना है, मुझे खेलना है। ये बात सुनकर और ये सीन देखकर तो दोनों दंग के दंग रह जाते हैं। पूछा जाता है कि ये सारा मामला क्या है। उसके बाद ये सारा मामला बताया जाता है तो इनके जो पिता हैं गौरव के, ज़्यादा देरी ना करते हुए जल्दी से हॉस्पिटल की ओर भागते हैं लेकर गौरव को। गौरव के सारे टेस्ट किए जाते हैं, सब कुछ ठीक होता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, कोई ऐसा बुखार का कोई सिस्टम नहीं होता, बिल्कुल सब कुछ ठीक होता है। दूसरी ओर साइकियाट्रिस्ट को भी दिखाया जाता है, लेकिन गौरव की जो मानसिक हालत है उसमें किसी भी तरीके की कोई समस्या थी नहीं। तो फिर ऐसा भी क्या था जिसकी वजह से गौरव अचानक से अलग सा बिहेव करने लग पड़ा था? क्या उस पार्क में वो जो आदमी सिर्फ गौरव को ही नजर आया था, क्या उसका कोई इसके साथ नाता था? अब ये तो भगवान ही जाने। फिलहाल जो सिचुएशन थी वो ये थी कि गौरव को किसी भी बीमारी ना होने के बावजूद उसकी जो हालत है ऐसी थी कि जैसे मानो कि वो कुछ ही दिनों का मेहमान है। देखते ही देखते जो गौरव की शक्ल है, एक हैंडसम लड़का है, वो अजीब सी तरीके का उसका रंग जो है वो काला होने लग पड़ा, धब्बे उस पर छाने शुरू हो चुके। खास तौर पर एक निशान जो उसके दिन ब दिन गहरा होता जा रहा था, वो उसकी छाती पर, चेस्ट पर, जिसके बारे में स्किन के डॉक्टर्स को दिखाया गया। उनके पास कोई इस चीज़ का जवाब था ही नहीं कि क्या ये स्किन डेड हो चुकी थी, क्या इसमें कोई ऐसी इन्फेक्शन हो चुकी है, क्या कोई ऐसा वायरस हो गया है, या फिर कोई खून में प्रॉब्लम आ चुकी है। कोई भी किसी भी डिजीज़ का पता नहीं लग सका। और वहीं दूसरी ओर गौरव बस एक रट लगाए रहता था कि मुझे ग्राउंड में जाके खेलना है। जो किसी को भी बात समझ में आ ही नहीं रही थी कि आखिर ये एक ही जगह पर रट क्यों लगा के रखे। इसी बीच गौरव की जो सेहत है वो दिनों दिन डाउन होती जा रही थी, लेकिन उस चीज़ के बावजूद भी उसके अंदर इतनी शक्ति थी कि वो उसको बांध कर रखना पड़ता था। माँ बाप कितनी देर तक इस चीज़ को सह सकते हैं, खास तौर पर माँ। एक बार गौरव जिद करता है कि उसको खोलो। काफ़ी जिद करने के बाद उसकी माँ उसको खोल देती है, लेकिन यही मौका था जब गौरव भागता है ग्राउंड की तरफ। अब गौरव भाग रहा था आगे आगे, और पीछे पीछे उसके पिता अजय तक भी खबर पहुंच जाती है कि गौरव ग्राउंड की ओर भागा है संजय के द्वारा। जब ये जाते हैं ना तो भीड़ थी। गौरव ग्राउंड के बीचों बीच गिरा हुआ था, जैसे मानो वो आखिरी सांस ले रहा है। एम्बुलेंस को बुला लिया गया था जैसा मैंने कहा, और वही एक बूढ़ा इंसान आता है गौरव के पास और उसके कान में कुछ कहता है जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ तक तो आपको सब कुछ पता लग गया होगा जो मैंने किस्से के शुरू में बताया, लेकिन ये बुजुर्ग इंसान कौन था और गौरव को जो वो इंसान नजर आया वो कौन था, और क्या वो इंसान भी था? अगर वो इंसान नहीं भी था तो फिर वो था कौन? शायद इसके बारे में उस बुजुर्ग आदमी को पता था। शायद इसके बारे में उस बुजुर्ग आदमी को पता था, क्योंकि वो जो किसी समय में इंसान रहा होगा वो उस बुजुर्ग का बेटा था। ये जो चमत्कारी शब्द थे उसके पिता के थे, जो गौरव के अंदर था काफी दिनों से। जैसे ही वो ये शब्द सुनता है, वो गौरव की आंखों में आंसुओं के साथ साथ उसकी आत्मा भी निकल जाती है गौरव के शरीर से मुक्ति की ओर। लेकिन उस लड़के की कहानी क्या थी, किस्सा क्या था? बदनसीबी का अगर कोई चेहरा हो तो शायद वो सिमरन का होता। सिमरन जो तकरीबन तकरीबन गौरव, अजय और संजय की उम्र का ही था, लगभग लगभग कुछ 17 साल के आसपास, जब वो जिंदा था। जब उस
ग्राउंड पर उसका आखिरी दिन था, या यूं कहें पहला और आखिरी दिन। सिमरन के पिता की बदली इटावा में हुई थी, जो कि एक बैंक में कार्य करते। सिमरन को खेलने का काफी ज्यादा शौक था, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो कोई बहुत अच्छा प्लेयर था नहीं, बस शौक था लेकिन स्किल नहीं था। इटावा से पहले, जहां उसके पिता की नौकरी थी, माँ उसकी काफी देर पहले गुजर चुकी थी। वहां पर संजय के पास कुछ ज्यादा खेलने के लिए था नहीं, यानी ग्राउंड वगैरह नहीं थी, कंजस्टेड सी जगह थी, ग्राउंड काफी दूर तक नहीं थी। जब सिमरन ग्राउंड देखता है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। एक रोज ऐसे ही इस ग्राउंड में कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। सिमरन जाता है, उन लड़कों से रिक्वेस्ट करता है कि भाई प्लीज मुझे खिला लो। लड़के कहते हैं कि भाई हमारा ऑलरेडी टीम है, और हम भाई आपको इंक्लूड नहीं कर सकते। लेकिन सिमरन जिद करता है। आखिर में बात यहाँ पे आती है कि भैया प्लीज एक बॉल तो मुझे खेलने दो। कहते हैं कि ठीक है भाई, खेल ले बॉल। एक बॉल से क्या हो जाएगा हमारा। संजय जाता है क्रीज की तरफ। बॉल थी लेदर की। संजय पैड डालता है, गार्ड डालता है, ग्लव्स डालता है, बैट पकड़ता है। बॉल डालने के लिए बॉलर जाता है, और बॉल होती है बाउंसर, जो संजय की सीधा छाती पर जाके लगती है। इतनी तेज बॉल उसकी छाती पर जब लगती है, संजय को दूसरी सांस नहीं आती। एक लड़का, जीता जागता, जो कुछ समय पहले क्यूरियस था खेलने के लिए, जो गेम, उसी गेम की वजह से कुछ ही सेकंड बाद वो उस पिच पर मुर्दा पड़ा हुआ था। खेल एक हादसे में बदल चुका था, और वो भी जिसका सिमरन के साथ कुछ लेना देना भी नहीं था। वो तो बस एक बॉल खेलने के लिए आया था, शायद वही बॉल खेलने के लिए आया था। देखते ही देखते वो सारा ग्राउंड जो है उसका मंजर बदल जाता है, मातम में बदल जाता है। उसके पिता आते हैं, डॉक्टर को बुलाया जाता है, डॉक्टर डेड डिक्लेयर कर देता है। उसके बाद मानो उस ग्राउंड पर जो एक्टिविटीज है काफी कम हो चुकी थी, क्योंकि जब ऐसा हादसा हुआ हो तो लोग डरते भी हैं। यही था, बात थी उस दिन से कुछ 15 बरस पहले की। सिमरन के जो पिता थे, जिन्होंने कुछ ही समय पहले अपनी पत्नी को खोया था, वो आज अपने इकलौते बेटे को खो चुके थे, एक ऐसे हादसे में जिसकी उन्होंने कभी परिकल्पना भी नहीं की होगी। जब उनको शायद पता लगता है कि एक लड़का जो है वो ग्राउंड पर गिरा, ये भी जब जाते हैं वहां पे, देखते हैं, शायद उनको अपना बच्चा नजर आता है गौरव की शक्ल में, और वो कहते हैं कि अब जाने का वक्त हो गया है। गौरव अब ठीक था, धीरे धीरे उसकी रिकवरी हो चुकी थी, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आई। फिर उसने बताई वो बात। वो बॉल ढूंढ रहा था, बॉल उसको मिल नहीं रही थी। वो कहता है कि भाई मिल जा, कहाँ पे है। चल तू मिल जाएगी ना, जो भी तुझे ढूंढ कर देगा मैं तुझे एक बॉल खिला दूंगा। सिमरन को खेलने का बहुत शौक था, जैसा कि मैंने आपको कहा। वो उस पेड़ पर नजर आता है गौरव को, और कहता है कि पक्का खिलाएगा ना। शायद इसकी वजह से ही गौरव बार बार ग्राउंड की तरफ भाग रहा था। अच्छी बात ये रही कि गौरव की जान बच गई। अगर वो बुजुर्ग आदमी, जो सिमरन के पिता थे, समय पे ना पहुंचते तो बात कुछ और हो जानी थी। उसी पिच पर जहां लगभग 15 वर्ष पहले एक जवान लड़के की मौत हुई थी, आज वो दूसरी मौत की साक्षी बनते। आई होप किस्सा पसंद आया होगा, और आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले किस्से की ओर। दिव्यांश, समर्थ और संजीव
ये नासिक के एक कॉलेज में पढ़ाई अपनी कर रहे थे। बेसिकली ये तीनों जाने ही नासिक के लोकल नहीं थे। ये ये नासिक पढ़ने के लिए आए थे और यहाँ पर एक पीजी में रह रहे थे। अब समर्थ और दिव्यांश जो हैं वो एक रूम में रहते थे और संजीव उसने अपना सेपरेट रूम लेकर रखा हुआ था उसी पीजी में। तीनों की अच्छी दोस्ती थी। अब त्योहार का समय आ रहा था और इन्होंने ये प्रोग्राम बनाया था कि ये इस बार अपने घर नहीं जाएंगे। तीनों की कुछ थी कि मूवीज देखेंगे, कुछ वीडियो गेम्स खेलेंगे, इस तरीके का इन्होंने अपना प्रोग्राम बनाया था कि ये नहीं जाएंगे। कहते हैं ना कि इंसान कई बार कुछ और सोचते सोचते कुछ और कर जाता है। यही अब इन तीनों के साथ होने वाला था, या फिर ये करने वाले थे और उसके बाद जो कुछ हुआ वो इनके हाथ में नहीं था। स- समर्थ और दिव्यांश संजीव के रूम में जाते हैं, जो कि बड़ा रूम था कंपैरेटिवली, इसलिए स्पेस ज़्यादा थी, और वहाँ पे जाते हैं। कुछ देर वीडियो गेम खेलते हैं, मूवीज़ देखते हैं, और उसके बाद फिर ये धीरे धीरे बोर होना शुरू हो जाते हैं। देव्यांश अपने मोबाइल पर सर्फिंग कर रहा था, धीरे धीरे संजीव भी और समर्थ भी यही करने लग पड़ते हैं। अब कुछ समय बाद दिव्यांश कहता है, अरे भाई, क्या तुम्हें पता है क्या? समर्थ और संजीव कहते हैं, किस बात का भाई? कहता है कि भाई मैं वैसे एक्सप्लोर कर रहा था, हमें इतनी देर हो चुके हैं नासिक में आए और हमने बहुत ज़्यादा नासिक को तो एक्सप्लोर किया ही नहीं, क्यों ना नासिक की कुछ चीज़ें देखते हैं। तुम्हें पता है क्या? ढूंढते ढूंढते मुझे पता लगा है कि नासिक में एक ऐसी कॉलोनी है जो अबेंडेंट तो है ही, लेकिन वो उतनी ही हॉन्टेड भी है, भूता कॉलोनी है। ये जब बात सुनते हैं समर्थ और संजीव हंसने लग पड़ते हैं, अरे यार झूठ बोल रहा है, कैसी बातें कर रहा है। कह रहा सच कह रहा हूँ यार, ये देख डायरेक्शंस यार, अरे सच कह रहा हूँ यार, ये देख डायरेक्शन डायरेक्शन भी शो हो रही है। जो भी था XYZ कॉलोनी का नाम। जब ये देखते हैं समर्थ और संजीव, ये कहते हैं अरे हाँ यार, सच कह रहा है, कॉलोनी तो है, सही बात है। कुछ फोटोज देखते हैं जिसमें कुछ अबेंडेंड घर थे, ज़्यादा नहीं थे, कॉलोनी बड़ी थी, लेकिन वहाँ पर जो घरों की गिनती थी वो कुछ लिमिटेड सी थी, कम। तो दिव्यांश संजीव और समर्थ की तरफ देखता है। तीनों आंखों ही आंखों में एक दूसरे का इशारा समझ आते हैं कि क्या हमें वहाँ पर जाना चाहिए। अब बात होती है शुरू। दिव्यांश कहता है, क्या कहते हो भैया, चलें? संजीव कहता है कि देख ले यार, रात का समय है, डर लगेगा। तो समर्थ कहता है कि भाई हॉन्टेड जगहों में रात के समय में जाने का ही तो मजा है, एडवेंचर करते हैं यार। ये क्या गेम भी खरीद अरे ये क्या यार, गेम भी खेली, बोर हो गए हैं, मूवीज देख ली, अब क्या करना है यार, चला आउटिंग करते हैं। सर्दियां शुरू हो रही थी, जैसे मैंने कहा कि त्योहार यानी कि बड़ा त्योहार दिवाली आ रही थी। तो ये कुछ थे कि भाई फन करेंगे, गर्मियाँ नहीं है, बाहर पसीना नहीं बहेगा, फिर आते समय चाय पियेंगे स्टेशन के पास वाली, ज़बरदस्त कड़क चाय। प्रोग्राम बनता है और ये बाइक उठाते हैं और चल पड़ते हैं उसी कॉलोनी की ओर। जब तक ये उस कॉलोनी में पहुंचे नहीं थे, तब तक तो ये हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन जैसे ही ये उस कॉलोनी के गेट तक पहुंचते हैं, अंदर का जो नज़ारा था उसको देखकर तो इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कॉलोनी जितनी फोटोज में नॉर्मल लग रही थी, उतनी ही खौफनाक, उतनी ही भयानक लग रही थी। या यूं कहें कि आसपास का जो माहौल था वो भी उस कॉलोनी को कुछ ज़्यादा ही खौफनाक बना रहा था। बिल्कुल हल्की हल्की धुंध थी, साथ के साथ ही चांद की रोशनी भी बहुत कम थी। अब साथ के साथ चांद की रोशनी भी बहुत कम थी, अमावस जो आने वाली थी। अब जब ये उस कॉलोनी के गेट के बिल्कुल पास पहुंचते हैं, तो ये तीनों आपस में सलाह करते हैं कि जाना चाहिए या नहीं, क्या हमें इसी गेट से वापस मुड़ जाना चाहिए। लेकिन सोचते हैं कि अब इतनी दूर आए ही हैं तो अंदर चलते हैं। अब ये कॉलोनी में बाइक पर घूमना शुरू कर देते हैं धीरे धीरे, कभी किसी सड़क पर, कभी किसी सड़क पर। कुछ देर तो इनको भय होता है, कुछ देर तो इनको खौफ होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये एक्सप्लोर करते जा रहे थे, घूमते जा रहे थे, खाली प्लॉट्स, कुछ गिने चुने घर, वो भी अबेंडेंट खाली, वैसे वैसे इनका डर भी थोड़ा सा कम होता जा रहा था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था।
जैसे ही ये मुड़ते हैं ना एक सड़क की तरफ और बिल्कुल राइट साइड पर जाते हैं, अचानक इनको बिल्कुल सामने एक अबेंडेड घर में एक लड़का खड़ा हुआ दिखाई देता है। बिल्कुल सफेद चेहरा, फटे हुए कपड़े, इनकी तरफ देखकर वो मुस्कुरा रहा था। जैसे ही तीनों देखते हैं ना, तो ये बस बाइक को भगाते हैं, क्योंकि वो इनको नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। ये तीनों बाइक भगा रहे होते हैं। जो बाइक थी वो दिव्यांश चला रहा होता है। ना जाने दिव्यांश के मन में क्या आता है, वो पीछे मुड़ के देखता है कि कहीं वो हमारा पीछा तो नहीं कर रहा। जैसे ही वो पीछे मुड़ के अचानक आगे देखता है, तो उसको एक औरत खड़ी दिखाई देती है। उसको बचाने के चक्कर में ये अचानक ब्रेक मारता है। नीचे बजरी पड़ी हुई थी, जिसकी वजह से टायर स्लिप करता है और तीनों के तीनों गिरते हैं। दिव्यांश को संजीव और समर्थ गाली निकाल रहे थे कि तूने इतनी हार्ड ब्रेक क्यों मारी। वो कह रहा तुझे वो औरत दिखाई नहीं दी क्या? संजीव और समर्थ कहते हैं कौन सी औरत भाई? तू पीछे मुड़ के देख रहा था, हम तो आगे देख रहे थे, कुछ तो था ही नहीं आगे। दिव्यांश ज्यादा कुछ बात करता नहीं। वो जल्दी से बाइक उठाता है, कहता चलो निकलो यहाँ से। ये उस कॉलोनी से निकलने में सफल हो जाते हैं और ये अब जाते हैं हॉस्पिटल। किस्मत अच्छी थी कि कुछ ज़्यादा चोट लगी नहीं थी, स्क्रैचेस आए थे, इससे ज़्यादा कुछ था नहीं। बाइक का भी हल्का फुल्का नुकसान हुआ था, लेकिन ऐसा भी नहीं कि जिससे बहुत ज़्यादा क्षति पहुंची हो। अब ये अपने पीजी में आते हैं। तीनों जने बिल्कुल खामोश थे, ज़्यादा बात कर नहीं रहे थे, और या यूँ कहे कि ज़्यादा बात करने के लिए कुछ था भी नहीं। अब समर्थ, दिव्यांश और संजीव एक ही कमरे में थे। संजीव को कुछ ज़्यादा चोट लगी थी, इसकी वजह से समर्थ और दिव्यांश ने ये फैसला किया कि ये संजीव के साथ ही रुकेंगे। गिरने की वजह से दिव्यांश को काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, सफोकेशन हो रही थी उसको। ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होने की वजह से दिव्यांश कहता है कि भाई मैं तो नहा कर आता हूँ, जो कि एक कॉमन बाथरूम था। सारे पीजी में कॉमन बाथरूम था, अटैच नहीं था। ये कहता है कि समर्थ कहता है कि हाँ यार, तू नहा कर आ, फिर ऐसा करते हैं कि फिर मैं भी नहा कर आता हूँ। संजीव, जिसको कुछ ज़्यादा चोट लगी थी, मतलब स्क्रैचेस कुछ ज़्यादा लगे थे, हालांकि फ्रैक्चर वाला कुछ सीन नहीं था, तो फिर कहते हैं कि भाई हम भी चलेंगे बाद में, धीरे धीरे तू पहले हुआ। दिव्यांश जाता है बाथरूम में नहाने, नहा लेता है, फ्रेश हो जाता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है, अचानक से लाइट चली जाती है। उसके बिल्कुल पास से एक जो खिड़की थी, उसके बाहर की जो रोशनी है, उस दरवाजे के बिल्कुल सामने एक शीशा था जहाँ पर वो पड़ रही थी। उसको ऐसा महसूस होता है कि उस शीशे में कोई नजर आया, शायद वही औरत। दिव्यांश एकदम से अपनी आंखें मलता है, दोबारा से देखता है तो वहां पर कोई नहीं होता। अचानक से जो बाथरूम के अंदर का वॉश बेसिन था, वो चलना शुरू हो जाता है। दिव्यांश तो जैसे एकदम डर जाता है। वो अपने हाथ को इशारे में कि कहाँ पर हो सकता है, वहां पर जाते जाते वो उसको बंद करने की कोशिश करता है, क्योंकि अंधेरा काफी था लाइट जाने की वजह से। हालांकि ये दिव्यांश की समझ में आ ही नहीं रहा था कि इन्वर्टर है तो लाइट कैसे चलेगी। अब दिव्यांश दोबारा से पलटता है उस शीशे की तरफ। उसको फिर से दिखाई देता है, इस बार सिर्फ औरत नहीं, बल्कि साथ में वो बच्चा भी, जो उन्होंने सबसे पहले उस घर के बाहर देखा था। जैसे ही दिव्यांश देखता है, वो तो चीखें मारता मारता कॉरिडोर से होता हुआ कमरे का दरवाजा जैसे ही खोलता है, कमरे की लाइट तो जल रही थी। अब जब वो कहता है कि भाई लाइट अभी आई, वो कहता है कि भाई मैंने कुछ देखा, वही वही औरत, वही लड़का यार, अंधेरे में साफ वो शीशे में फिर भी नजर आ रहे थे। तो समर्थ कहता है कि अंधेरे में यार, अंधेरे में क्यों, लाइट क्यों नहीं ऑन की? तो दिव्यांश कहता है कि भाई लाइट तो चली गई थी। लेकिन समर्थ कहता है कि भाई हम भी इसी कमरे में बैठे हैं, लाइट नहीं गई थी। अब जब ये दिव्यांश सुनता है, तो उसकी आंखों से तो आंसू बहने लग पड़ते हैं, क्योंकि उसको पता था कि शायद वो जाने अनजाने में किसी बहुत बड़ी मुसीबत को अपने साथ ले आए हैं।
ये जो वाक़या है ना ही सिर्फ़ दिव्यांश के साथ होता है, बल्कि उसी रात जब समर्थ नहाने जाता है उसके साथ भी होता है, और उसके बाद संजीव के साथ भी। जैसे-तैसे करके ये रात निकालते हैं, और उसके बाद ये अगली सुबह पंडित जी के पास जाते हैं, जहाँ पर ये रेगुलर मंदिर में जाया करते थे, ऐसा नहीं कि स्पेशल जाते हैं। पंडित जी को सारी बात बताते हैं, खूब डाँट भी खाते हैं। पंडित जी कहते हैं कि इस चीज़ की बहुत पॉसिबिलिटी है कि कुछ ऐसी शक्ति है, नेगेटिव एनर्जी जो तुम्हारे पीछे लग गई है। उपाय बताते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। कुछ समय के लिए पड़ता था, लेकिन वो रह कर उनको प्रेज़ेंस फ़ील होती थी। हार कर उन्होंने उस पीजी को चेंज किया। वो जो वाक़ये होने कम नहीं हुए। हर जगह वो उनको औरत और लड़का दिखाई देता था। फिर जब ये 1 डेढ़ महीना तो इन्होंने जैसे-तैसे करके सहा, जब क्रिसमस की छुट्टियाँ आई तो ये अपने घर गए। जितने दिन ये अपने घर रहे, उतने दिन इनको किसी भी तरीके की समस्या नहीं आई। फिर जब ये वापस आए, तो फिर वही उनको नज़र आती थी। उसके बाद ये वापस घर गए और दोबारा कभी मुड़कर नासिक नहीं आए। इनकी स्टडी खराब हुई इस चीज़ की वजह से। इनका जो कॉलेज था जहाँ पर ये जा रहे थे, उसको छोड़ना पड़ा, नेचुरली बात है। या यूँ कहें कि तकरीबन इनका एक छोटी-सी गलती की वजह से 1 साल तो कम से कम खराब हुआ। शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ के साथ ही दिक्कत भी आई, खौफ हुआ, साथ के साथ ही सामना होता रहा उस खौफ से, जिसका सामना शायद ही कोई करना चाहे। तो भाई, जाइए ऐसी जगहों पर जहाँ पर आम तौर पर अकेले ना हो, कुछ लोग भी हों, यानी कि जैसे कि फुलधरा दिन के समय में खुला है, लोग जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे हीरो बनने से कुछ नहीं मिलता। ये कोई फ़िल्म नहीं चल रही कि लाखों लोग आपको देख रहे हैं और तालियाँ बजाएँगे। आप अपनी ज़िंदगी में अपनी फ़िल्म के हीरो या विलेन हो सकते हैं, लेकिन इससे कोई किसी को फ़र्क पड़ता नहीं। आपको ज़रूर पड़ सकता है। ये किस्सा इसी बात की गवाही देता है। आई होप ये किस्सा आपको बेहद पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और 1-2 शाउट आउट हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं भाई बाद में फिर। इससे पहले ना एक क्वेश्चन है, ये मैं अब पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि अपने जो भाई हैं ना, वो इसको देख लेंगे, क्योंकि रेगुलर व्यूअर हैं। रवि माजरा जी, जो ये कहते हैं, राम राम सुनील भाई, किसी जिन या फॉरेस्ट ऑफिसर की स्टोरी लेकर आओ। मैंने कई बार कमेंट में बोला है आपको, हर बार आपने ध्यान नहीं दिया है। रवि भाई, ध्यान तो ज़रूर देता हूँ, लेकिन दिक्कत वाली बात ये है ना कि अगर मैं स्टोरी खुद से बनाता हूँ, फिर तो मैं कल ही ले आऊँ। पर दिक्कत वाली बात ये है कि भाई मैं स्टोरी खुद से बनाता नहीं हूँ ना, क्या करूँ? समझ रहे हो ना आप? अगर तो मतलब मैं स्टोरी खुद से बनाऊँ, तो फिर तो मैं कल ही कर दूँ कि भाई ये है जिन की स्टोरी, ये है उसकी स्टोरी। अब कोई ऐसी स्टोरी आएगी, फिर ही मैं कुछ कर पाऊँगा ना। जैसे कि अभी ना एक अपने भाई हैं, उन्होंने कहा था कि जो यूएसए के नेशनल फॉरेस्ट हैं, उनकी डिसअपीयरेंसेस के रिलेटेड कोई किस्सा है आपके पास? तो फिर मैंने रिमाइंड किया कि यार एक किस्सा तो है, जो मुझे काफ़ी देर पहले आया था, लेकिन वो मतलब ऐसा था कि काइंड ऑफ फ़िक्शनल मुझे लगा। अब उस भाई ने बताया नहीं था कि फ़िक्शनल है या ओरिजिनल है, लेकिन उन्होंने भी कहा था मुझे कहीं से मिला था। तो वो ना मैं इतना इंटरेस्टेड था नहीं सुनाने में, लेकिन जब डिमांड आई तो फिर मैंने बता दिया, क्योंकि था पड़ा हुआ। अब ऐसे ही मैं यार, रवि भाई क्या करूँ, मतलब अगर जब होगा तो नेचुरली बात है मैं सुनाऊँगा। अब जैसे मैंने मेरे दिमाग में रख लिया कि ठीक है फॉरेस्ट के रिलेटेड कुछ है, तो मैं उसको नरेट कर लूँगा, है ना? तो इसके अलावा प्रीत कौर जी, आपकी एक छोटी-सी शिकायत है कि भाई ये बैक पे में म्यूज़िक क्यों लगा लिया, वेरी डिस्टर्बिंग, ऐसे स्टोरी सुनना डिस्टर्ब हो रहा है। वो मैंने खुद बाद में सुना था, जो वो मैंने ना रेन और उसका बोनफायर का एक मिक्सचर इसलिए लगाया था कि जो भी सोने से पहले सुनते हैं तो उनको नींद अच्छी आ जाएगी, लेकिन वो बेसिकली रेन का साउंड जो है ना, वो ज़्यादा हो गया, तेज़ हो गया, तो मैं उसको अब की वीडियो में कम किया है। शायद आपको थोड़ा सा डिफरेंस लगेगा, फिर भी अगर है तो आप एक बार दोबारा बता देना। इसके अलावा हाँ, इसके अलावा ये अंकित कुमार ठाकुर जी हैं, इन्होंने कहा है कि गुड जॉब भाई जी, मेरा कमेंट भी बोल दो, आपकी स्टोरी
बोलने का तरीका बहुत अच्छा लगता है। तो अंकित भाई, आप भी बहुत पुराने अपने जो व्यूअर हैं, तो नेचुरली बात है आपका नाम भी लूँगा, बट जब आप कहेंगे तभी, जैसे आज आपने कह दिया, हमने नाम ले लिया। तो थैंक यू सो मच कहानियों को सुनने के लिए, उसको सराहने के लिए। अब जैसे प्रीत कौर जी, एक अपने अ, व्यूअर है, उन्होंने कहा कि बीजीएम बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब हर एक की अपनी अपनी होती है, लेकिन मैंने पर्सनली भी फील किया है कि थोड़ा सा लाउड था, उसको मैं करूँगा। एक ये है प्रिया कौजी जी हैं, ये कह रही हैं, प्लीज ब्रो डू प्रोवाइड इंग्लिश सबटाइटल्स ऑप्शंस आल्सो, माय हिंदी इज नॉट सो गुड फ्रॉम मॉरिशस। अब इसमें इंग्लिश के ना सबटाइटल जो है वो मैं ट्राई करता हूँ, शायद इसमें मैनुअली करने पड़ते हैं अपने कैप्शंस। तो डोंट नो कि ऐसा कुछ होता है। मतलब वैसे तो जो हिंदी के सबटाइटल हैं वो ऑटोमेटिकली पिक हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करके देखूंगा कि अगर हो पाए तो करेंगे ट्राई। आई होप जो आज का एपिसोड था आपको अच्छा लगा होगा, और जल्दी मिलेंगे नई एपिसोड में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।